start with QWL. इसका नाम सुने हो? QWL क्या होता है? QWL is quality work life. See, जब आप OB पढ़ते हैं सेकंड सेमेस्टर में तुम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़े हो, राइट? सेकंड सेमेस्टर में OB पढ़े हो ना? Yes. OB का प्रॉब्लम क्या है? मतलब what are the problems that organizations these days have while managing people? Organizational behavior is also about managing human behavior. Organization behavior क्या है? It's about your behavior in the organization, both as an individual and in groups. हमारा behavior individual भी अलग है और group में भी अलग है. कुछ लोग individually बहुत अच्छे होते हैं, group में नहीं रह सकते. आपको मालूम है ये चीज? ये होता है ना, कुछ लोगों को जब अपना इंडिविजुअल कोई काम अलॉट किया जाएगा तो वो बहुत पिच परफेक्ट रहेंगे, उसमें फाइनल डिलीवरी ऑफ द वर्क तक वो कंट्रोल करेंगे. लेकिन अगर सेम पर्सन को हो सकता है कि अगर ग्रुप में डाल दिया जाए तो उनका झगड़ा हो जाएगा. तो कहने का मतलब ये है कि आवर बिहेवियर वैरीज with us being individual or in group. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तुमको ये मालूम है कि टाइम काफी चेंज हो गया है. बिजनेस हैज चेंज्ड, द डायनामिक्स हैज चेंज्ड, द नंबर ऑफ पीपल हु आर टेक्निकल ग्रेजुएट्स आर मोर देन ब्लू कॉलर जॉब्स नाउ. तुम सोचो, अपने पापा मम्मी से पूछो कि आज से 20 साल पहले कितने बीबीए निकलते थे एक साथ. नहीं होता था इतना ज्यादा क्रेज नहीं था वोकेशनल कोर्सेज का. अंडरस्टूड? There was a time, ग्लोबलाइजेशन का जब एरा आया था 1990s वाला टाइम में, उसके बाद 97-98 के आसपास का टाइम ऐसा था जब जो लड़का लड़की इंडिया में जैसे बीसीए भी कर लिया ना, कहीं से अगर बीसीए किया हुआ है उसको इतने अच्छे पैकेज पे रखा जाता था और अब्रॉड में भी उसका बहुत स्कोप था. बहुत मतलब जरा सा अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन में तुम्हारा नॉलेज है तो तुम्हारी नौकरी पक्की है. Such was the requirement. Is it the same situation now? No. Just imagine you are BBA 23, you will be passing. Imagine the number of BBAs coming from all the colleges in Patna. Imagine combine all the students of BBA coming from Bihar in 23, passing in Bihar in 23. And then imagine all the BBAs passing from India, from so many states, so many colleges in 23. इतने सारे graduates BBA को. Organization also has its own share of problems with the growth of the number of people who are now technical graduates. दो चार तरीके का प्रॉब्लम है जो ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है. पहला, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी. कुछ सालों पहले से पहले, ठीक है, तुम लोग भी 20-21 साल के होगे, जो भी लमसम 5-6 साल पहले जब 10th में होते, याद करो कभी गाड़ी के ऐड में लड़की को देखे थे? नहीं. अगर होगी भी तो सिर्फ मॉडल, ओनली मॉडल जिसका कोई काम नहीं है गाड़ी के टेक्निकलिटी से, राइट? लेकिन अब तुम ऐड देखते हो ना जिसमें कि a girl is buying a car for her husband, a girl is dealing with technical features of the car. वो बता रही है कि वो मैकेनिक पे या तुम इस चीज पे कार बेच सकते हो. The thing is कि टेक्निकली कार को अब प्रॉपर्ली डील करती हुई वुमेन तुमको मिलेंगी. क्यों? क्योंकि बिजनेस में है लड़कियां. Now they have stepped up. इतनी सारी women managers मिलती थी क्या पहले? नहीं. तो ये सारी चीजें हुई. वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को डील करना पड़ता है, उसका मतलब डाइवर्स बैकग्राउंड से, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं. उस चीज को पॉलिसी में यूनिफॉर्म रखना, यानी किसी से कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो. जैसे जेंडर बाइसिंग, ऑर्गेनाइजेशन में हैरेसमेंट सेल बनता है, आपको मालूम है? विमेन हैरेसमेंट सेल होता है. क्यों बनता है? क्योंकि विमेन काम करने लगी हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान देना होगा इस चीज पे. ओके, एंड द हैरेसमेंट इज नॉट ऑलवेज फिजिकल, इट इज आल्सो मेंटल. ओके, सो इस तरीके की इंट्रिकेसी से अब ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही है. वर्कफोर्स डाइवर्सिटी में और क्या है? दो जेंडर के लोग हैं, अब तो थर्ड जेंडर को भी रिस्पेक्ट देने की बात हो रही है, नौकरी इंश्योर करने की बात हो रही है.
दूसरी, देयर आर पीपल फ्रॉम वेरियस एज ग्रुप्स। तुम कहीं ज्वाइन करोगे तो तुम 22-23 साल में ज्वाइन करोगे, 25 साल में ज्वाइन करोगे, तुम्हारे साथ कोई 50 साल का आदमी भी तो काम कर रहा होगा। तुम पटना से गए हो, तुम्हारा एक अलग कल्चर है, तुम्हारे साथ हो सकता है नेक्स्ट टेबल पे तमिलनाडु का कोई लड़का लड़की बैठा हो, केरला का कोई बैठा हो जो कम्प्लीटली तुम्हारे कल्चर से अलग है। हो सकता है तुम इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ तुम्हारे बगल में अमेरिकन है, जापानीज हो, अफ्रीकन हो, अंडरस्टूड। तो वहां पर रेस की बात आती है, एथनिसिटी की बात आती है। दीज थिंग्स आर अ मैटर ऑफ कंसर्न नाउअडेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। एक वर्कफोर्स डाइवर्सिटी हुई, दूसरी वर्कफोर्स एस्पिरेशन भी होता है। वर्कफोर्स एस्पिरेशन मतलब तुम अगर पढ़े लिखे हो, तुम सोचो तुम्हारा ट्रीटमेंट, तुम खुद अपने ऊपर ये बात लेके सोचो, तुम जब किसी पढ़े लिखे इंसान से बात करते हो तो क्या अपना अल्हड़ बिहेवियर दिखाते हो उसको? तुम्हारा एकदम कैजुअल एटीट्यूड होता है? नहीं, तुम थोड़ा कॉन्शियस रहते हो क्योंकि तुम एक रिफाइंड इंसान से बात कर रहे हो, पढ़ा लिखा है, नॉलेजेबल है ना? और तुम किसी सब्जी वाले से कैसे बात करते हो, किसी लेबर से कैसे बात करते हो? टेंशन नहीं होता है? ठीक उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जब ऑर्गेनाइजेशन को डील करना पड़ रहा है विद लॉट्स ऑफ पीपल हु आर नाउ लर्नड एंड एजुकेटेड। तुम लोग भी बीबीए करके जाओगे तो वोकेशनल ट्रेनिंग लेके जाओगे ना? हाँ, कहीं ना कहीं मन में एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है कि नहीं कि हम बीए बीएससी करने वालों से बेटर है ना ये चीज। तो इस चीज का तुम डिमांड भी करोगे ऑर्गेनाइजेशन में। तुम एमबीए करके जाओगे तो और ज्यादा तुमको वो चीज का होगा कि आई एम मास्टर डिग्री इन बैचलर्स एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? इस चीज को मैनेज करना, यानी उसको वैसी कंडीशंस, रिस्पेक्टेबल कंडीशंस देना, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आज की डेट में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं मतलब चैलेंज है कि उसको इस चीज पे ध्यान देना पड़ रहा है। अंडरस्टूड? देखो, वर्कफोर्स एस्पिरेशंस का मतलब, अच्छा तुम लोग तीनों आगे आ जाओ, पूरा बैच खा लिया ना? वर्कफोर्स एस्पिरेशन का मतलब होता है कि जब तुम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो तुम्हारा कुछ एस्पिरेशन है। अब तुम सोचो कि वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है। कैसे वर्किंग कंडीशन? जैसे तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा जो क्यूबिकल है, जिस चेयर टेबल पे तुम बैठते हो वो बहुत कॉम्पैक्ट है, इतना कॉम्पैक्ट है कि तुमको दिक्कत हो रही है बैठने में, तुमको किसी तरीके का कोई फ्रीडम नहीं है, एसी नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, तो तुम डिमांड करने लगोगे ये सारी फैसिलिटीज। ओके, लेबर डिमांड नहीं करेगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा बंदा होगा वो तो डिमांड करेगा ना अपने राइट से एक रिस्पेक्टेबल लाइफ का पोजीशन। तो हमारा जो आज का टॉपिक है क्वालिटी वर्क लाइफ, ये यही है। क्वालिटी वर्क लाइफ का मतलब होता है कि तुम सिर्फ काम नहीं करो, you are not just working in the organization, rather you should have a respectable working life in the organization which should balance your personal life also। Understood? क्वालिटी वर्क लाइफ का मतलब होता है कि तुम्हारा जो वर्क लाइफ है, जो तुम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, उसकी क्वालिटी ऐसी है कि वो तुमको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रही है, नॉट जस्ट इन योर प्रोफेशनल लाइफ बट इन योर पर्सनल लाइफ आल्सो। फॉर एग्जांपल, पर्सनल लाइफ में कैसे? फॉर एग्जांपल, तुम्हारा वर्किंग आवर्स इतना लंबा है, ठीक है, वर्किंग आवर्स तुम्हारा इतना लंबा है कि तुम घर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हो। ओके, ये दिस इज अ प्रॉब्लम। अगर तुम 8 to 10 का जॉब कर रहे हो, बहुत सारा जॉब्स है ऐसा जिसमें कि वर्किंग आवर्स इज वेरी लॉन्ग, वो वर्किंग लाइफ that doesn't uh, send out a good image to your mind in terms of quality of your work life। दूसरा, तुम्हारा वर्किंग आवर्स बहुत इरेटिक है, बहुत इरेटिक। इरेटिक मतलब कभी भी बुला लिया, कभी भी बुला लेंगे। अब तुम ऑफिस से घर आए हो और कॉल आ गया कि अभी आ जाइए, कुछ प्रॉब्लम आया है, एक आध दो बार के लिए इट्स ओके, बट इफ इट इज अ रेगुलर फीचर ऑफ योर वर्क कि तुम्हारा काम ऐसा ही है, रात के 3 बजे कॉल आ गया कि मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है
और अगर ये रेगुलर फीचर ऐसा होता है, ठीक है, ये सरप्राइज वाली बात नहीं है। एयरलाइंस वगैरह में जब इंजन ब्रेकडाउन ऐसा होता है ना, रिलायंस में भी होता है ये चीज, दे डू हैव दिस प्रॉब्लम। कभी भी बुला where you're required to be at a very long working hours, तब क्या होता है कि your quality of work life deteriorates। थर्ड थिंग, तुमको नहीं लगता है कि एक आईएएस आईपीएस को क्यों ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में? क्या लगता है, बताओ क्यों क्यों लगता है? सिविल सर्वेंट्स के लाइफ में ये सिर्फ पावर की बात नहीं है। क्यों हम लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं ना। हम लोग एक आईएएस ऑफिसर को हम लोग बड़ा रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। बहुत सारी डिग्री लेकर के लोग फिर यूपीएससी का एग्जाम देके आईएएस बनते हैं बाद में, अगर उनका सब चीज कर के मन भर गया तो। क्या रीजन है उसका? देयर पोजीशन, नॉलेज। तो अच्छा एक बात बताओ, तुमको नहीं लगता है कि ये टेस्ला का जो सीईओ है उसको बहुत नॉलेज है? तभी ये 2-3 कंपनी का सीईओ है, स्पेसएक्स का, टेस्ला, फेसबुक। इट कैन नॉट बी ओनली नॉलेज। अगर नॉलेज की बात होगी तो नासा का साइंटिस्ट से ज्यादा नॉलेज किसको होगा? बहुत ज्यादा क्वांटिटी में से एक दो निकलता है। पावर सीईओ भी तो एक ही होता है। पावर नहीं, देखो थोड़ा सा मैच्योर होके सोचो। एक बहुत बड़ा कारण why we respect that position is because they serve the society। मतलब ग्राउंड लेवल पे they serve the society। their actions can bring about a change in society। तुमको नहीं लगता है कोई स्कीम लाना है या किसी चीज का इम्प्लीमेंटेशन है, वो एक जो चेंज है वो ग्राउंड लेवल पे तुमको सोसाइटी में फील होती है। तो इन जनरल हम लोग ऐसे हैं, और पूरी सोसाइटी ऑन द लार्ज ऐसी है कि जो भी नौकरी, जो भी सर्विस सोसाइटी को केटर करती है ना, पूरे सोसाइटी को, सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है, उसको हम बाकी जॉब से ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये भी एक कारण होता है, और जॉब का ये भी एक रीजन है। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इंप्रूव करने का एक फंडा ये भी है कि जॉब्स शुड बी ready to cater to the societal need also, not just satisfying your material needs। okay? इसके अलावा क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ का मतलब होता है कि आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके का चेंज लाइए जिससे जो एम्प्लॉय है उसका प्रोफेशनल ग्रोथ तो हो ही, लेकिन उसके साथ साथ उसका पर्सनल लाइफ भी, जो सोसाइटल लाइफ है, वो भी बैलेंस्ड रहे। कैसे होगा क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इंप्रूव? सी, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ हाउ विल इट इंप्रूव? यू शुड गिव, तुम्हारा वर्क लाइफ कैसे इंप्रूव होगा और तुम्हारा पर्सनल लाइफ भी कैसे इंप्रूव होगा? तुमको फेयर कॉम्पेंसेशन मिल रहा है तो होगा। तुम्हारी सैलरी अगर रिस्पेक्टेबल है तो तुम अपनी नीड्स पूरा कर सकते हो। और हम सबकी नौकरी करने का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि देयर आर सर्टेन नीड्स, वी ऑल हैव सम नीड्स इन आवर लाइफ। हमको घर खरीदना है, हमको गाड़ी खरीदना है, हमको बच्चों को एजुकेट करना है, हमको अपने लग्जरी के लिए पैसे चाहिए, दैट इज व्हाई वी वर्क। तो फेयर और इक्विटेबल कॉम्पेंसेशन होगा तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ अच्छी होगी। दूसरी, पैसा should be equal to the skills that you have। तुम सोचो कि अगर हम क्लास में आए और बोले कि असाइनमेंट जमा करना है तुम लोगों को, और तुमको ये लगता हो कि बहुत अच्छे से हम असाइनमेंट बनाते हैं, ऑनेस्टली ये पूरा हम अपने आंसर में लिखे हैं, हम गूगल से रिसर्च करके लाए हैं कि इसके लिए और क्या-क्या डेटा दिया जाना चाहिए, और तुम्हारा असाइनमेंट भी हम वैसे ही ट्रीट करें जैसे कोई और जो कॉपी पेस्ट करके आया, तुम डिमोटिवेटेड हो जाओगे ना। अगली बार से तुमको मन नहीं करेगा काम करने का। अब तुम कर भी सकते हो, तुम लायक भी हो, लेकिन फिर बाद में तुम ये सोचोगे क्या फायदा है, उसका भी वही नंबर, तो भी वही नंबर है ये चीज। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि जब प्लेसमेंट होता है या कभी बाद में कोई बड़ा एग्जाम देते हैं तो क्लास में जो बहुत फेमस लड़का लड़की नहीं होता है ना, वो फिर बाद में निकल के आता है। ये होता है कारण, क्योंकि मे बी दे आर नॉट coming up with something, they are not motivated।
जहाँ तुमको रिकग्निशन फील नहीं होगा वहाँ तुम्हारा मोटिवेशन खुद ही डाउन हो जाता है, तुमको पार्टिसिपेट करने का मन नहीं करेगा। सो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इंप्रूव करने का एक तरीका ये भी होता है कि जो एम्प्लॉय जितना स्किल्ड है, जो एम्प्लॉय जिस हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, आप उसको उस हिसाब से कॉम्पेंसेट कीजिए, ओके, उस हिसाब से उसकी सैलरी प्रोवाइड कीजिए। नाउ योर वर्क शुड हैव अ सोशल रेलेवेंस, यानी तुम्हारे काम का एक सोसाइटल रेलेवेंस भी होना चाहिए, तभी तुम्हारे काम का रिस्पेक्ट है। Okay, this is why I gave you the example of civil servants. Civil servants, they work for society. Okay, mostly they work for society. So this is the reason why we respect that job more than someone who is earning more than him. उससे भी ज़्यादा कमाने वाले से भी ज़्यादा हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं जिनकी सैलरी कम है, but whose job is relevant to the society. नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इंप्रूव करने का क्या मतलब है। देखो, हम अगर यहाँ रोज आते हैं पढ़ाने के लिए और हमको ये रोज की ही इनसिक्योरिटी है कि यू नो एनी टाइम आई कैन लूज माय जॉब, एनी टाइम आई कैन लूज माय जॉब, इफ स्लाइटेस्ट ऑफ मिस्टेक्स एंड आई कैन लूज माय जॉब, आई विल नॉट बी मोटिवेटेड टू वर्क। वो इनर ड्राइव नहीं आएगा काम करने के लिए, चाहे जिस भी प्रोफेशन में हो, पढ़ाना हो या ऑफिस में काम करना हो या कहीं पे। So job security is one thing that the employers must take care of, and if they provide job securities to the employees, तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और वो ज्यादा अपना इनोवेटिव नेचर दिखाते हैं। वरना अगर तुमको हर वक्त ये डर लगा रहेगा कि तुम्हारा जॉब जाने वाला है, तो तुम हमेशा उस थ्रेट में रहोगे, उस डर में रहोगे। हाँ, नहीं, डेली बेस्ट देना इज नॉट पॉसिबल, डेली बेस्ट देना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तुम सोचोगे अगर ये तुम्हारे दिमाग में हो, अच्छा ये बताओ, अगर तुमको ये मालूम हो कि कॉन्ट्रैक्ट पे तुम हो और वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के टाइम तक स्लो पड़ जाओगे कि नहीं, या मेरा तो जॉब खत्म, क्या जरूरत है इतना करने की। Job security is one of the major reasons why people leave certain organization and why people do not leave certain organizations. नहीं भी छोड़ते हैं वो इसी कारण से। जैसे टाटा वगैरह कंपनी से ना, they are not quick at hiring and firing, because टाटा का रिक्रूटमेंट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो एक एक एम्प्लॉय को बहुत छांट के लेता है, और इसीलिए वो अपने एम्प्लॉय को सिर्फ लेता नहीं है, उसको डेवलप भी करवाता है कि उसका इम्प्रूवमेंट, इसीलिए वो फायर भी नहीं करता है क्योंकि उसने इतनी मेहनत करी है अपने एम्प्लॉयज पे। Then you have job design. जॉब का डिजाइन, ये सब हम भेज देंगे तुम लोगों को, ठीक है। जॉब डिजाइन का क्या मतलब होता है? जॉब डिजाइन मतलब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, मेरा जॉब डिजाइन क्या है, मतलब मेरे पास क्या क्या काम है, पढ़ाना है, पढ़ाने के अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो है, उसके अलावा क्या क्या काम है। जैसे टीचर रिसेप्शन पे जो बंदा बैठता है उसका क्या क्या काम है, मेल चेक करना उसका काम है, रिस्पॉन्ड करना, क्लासेस कोऑर्डिनेट करना, प्रोजेक्टर का कुछ प्रॉब्लम आ गया, इसी का कुछ प्रॉब्लम है, या बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, वो सारा चीज कोऑर्डिनेट करना उसका काम है। योर जॉब डिजाइन शुड बी सच, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में जो इंजीनियर्स होते हैं, जो जॉब इंजीनियर्स होते हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जॉब डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारा नेचर ऑफ जॉब मोनोटोनस ना हो। तुम्हारा नेचर ऑफ जॉब शुड नॉट बी मोनोटोनस, it should not be repetitive, it should have some level of creativity. तुम लोग को अभी ये सोच के लगता होगा कि क्या जरूरत है इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी का, पैसा अच्छा देता रहे तो जो सेम जॉब है उसको रोज करो, कोई टेंशन नहीं है, पर ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा ह्यूमन नेचर है, तुम अपने फ्रेंड, तुम अगर 2 वीक अपने घर पे रहते हो तो तुम अपने फ्रेंड से मिलने क्यों जाते हो, तुम बोर हो गए, अब तुमको चेंज चाहिए। काम के साथ भी यही होता है, और यही रीजन है कि लोग छुट्टियों पे जाते हैं, वेकेशन पे जाते हैं। You're doing the same work over and again, you have repetitive work, you're doing the same monotonous work, you get bored. तो जॉब डिजाइन में ऐसा होना चाहिए कि पहला, नेचर ऑफ वर्क मोनोटोनस नहीं हो, रिपीटेटिव नहीं हो, दूसरा, इट शुड नॉट बी वेरी टफ टू परफॉर्म, एंड थर्ड, it
it should contain only the relevant components of job. जो चीजें तुम्हारे वर्क प्रोफाइल से रेलेवेंट हो वही चीजें अगर तुम्हारे जॉब में करने को मिले तो तुमको मजा आएगा. Understood? This was the quality of work life. यानी तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारा क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ कैसे इंप्रूव होता है. और भी तुम सोच सकते हो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ कैसे इंप्रूव होगी. अच्छा वर्किंग कंडीशंस लोगे तो अच्छा वर्किंग कंडीशन में हेल्थ एंड सेफ्टी भी आता है. हर जॉब ऑफिस जॉब नहीं होता है. यहाँ बगल में कोको कोला में हर जॉब जो कर रहा होगा लोग वो इक्वली सेफ है नहीं है. ये फैक्ट्री है, यहाँ पे अंदर बॉयलर भी चलता है. बॉयलर पे काम करने वाले का जॉब इतना सेफ नहीं होता है जितना ऑफिस में एसी में बैठ के करने वाले का काम होता है. ट्रक में जो लोड करता है कभी उसको लोड करते हुए देखना ही हैज दिस सिस्टम टाइड अराउंड हिज स्टमक. वो पुली जैसा होता है वो लाइन में वो होता रहता है, फ्रिक्शन होता रहता है और तब वो बॉटल क्योंकि ट्रक का आपका हाइट काफी ऊंचा होता है और बॉटल पाइल अप करते करते कैरेट काफी ऊंचा हो जाता है. तो उसको पूरा सिस्टम के साथ अपने बॉडी में इक्विपमेंट लगा के तब वो बॉटल पाइल अप करता है. तो अब गिर के तो वहां से भी मर ही सकता है. ठीक है. उसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी. हेल्थ एंड सेफ्टी का मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा फैक्ट्रीज चीजें ऐसी होती हैं जो जिसमें नेचर ऑफ वर्क हजार्डस है. हजार्डस मतलब मुश्किल है. सोचो हालांकि ये सिर्फ बैन है बट यू नो स्टिल टॉयलेट क्लीनिंग के लिए सिर्फ तो आराम से मिल ही रहा है बाहर में नरले से मिलता है. उस एसिड का अगर 2-3 ड्रॉप तुम्हारे हाथ में गिर जाएगा ना तो तुमको स्किन फील हुए भी पता चलेगा. स्किन में असर दिखेगा. सोचो कि जिस ऑर्गेनाइजेशन जिस फैक्ट्रीज में सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है जिन फैक्ट्रीज में नाइट्रिक एसिड बन रहा है फ्यूमिंग हो रही है. एक पॉलिश इंडस्ट्री में भी लेड यूज होता है. कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज भी बहुत जहाँ फैक्ट्री बनती है वहाँ पर हजार्डस नेचर ऑफ वर्क के लेड यूज होता है. आप जितना भी मैट लिपस्टिक और वगैरह का एड देखते हैं उसमें केमिकल्स यूज होता है. ओके एंड दीस आर टॉक्सिक. तो वहाँ जो लोग काम करते हैं दे आर प्रोन टू get catched by the occupational disease. Occupational disease क्या होता है जो उस occupation से arise होता है. जैसे पेंट इंडस्ट्री बर्जर पेंट एशियन पेंट वहाँ लेड का काम बहुत ज्यादा होता है और बहुत समय तक अगर तुम काम करोगे तुम्हारा नाखून वगैरह परमानेंटली डैमेज हो जाता है. तो वैसे केसेस में उनको ग्लव्स दिया जाता है प्रॉपर सेफ्टी मटेरियल दीजिए. जो लोग गैस का काम करते हैं गैस वेल्डिंग में होते हैं फैक्ट्री में गैस से काम हो रहा है ना हर जगह हाई प्रेशर गैस जा रहा है. When I was working in a factory, that gas cylinder exploded in front of at his face. So शायद 32 स्टिचेस सिर्फ चेहरे पे पड़ा था और वो 4-5 महीने तक बेड रिडन था. ब्लास्ट हो गया था सिलेंडर. तो इस तरीके का बहुत सारा एक्सीडेंट होता है माइंस में. माइंस आप समझ सकते हैं माइंस में जहाँ नीचे जाया जाता है या ऊपर होता है बॉयलर में जहाँ काम होता है स्टील इंडस्ट्री जहाँ गैल्वेनाइजेशन होता है वहाँ रोलर इतना तेज घूमता है ना कि उसके आसपास में भी किसी को जाना अलाउ नहीं होता है क्योंकि वो इतने स्पीड में घूमता है कि वहाँ वो तुमको खींच लेगा अंदर. There was a boy in so these accidents are common. बहुत सारे एक्सीडेंट इस तरीके का होता रहता है. जब भी दिवाली का टाइम आएगा तुम पटाखा फैक्ट्री में देखोगे आग लग जाना है होता है. तो जो चीजें एक्सीडेंट की वजह से हुई वो अलग बात है लेकिन बहुत सारी चीजें आउट ऑफ नेचर ऑफ वर्क भी होती हैं. क्योंकि नेचर ऑफ वर्क ही डिफिकल्ट है तो ये हो सकता है. इन दैट केस तुमको प्रॉपर सेफ्टी गार्ड सेफ्टी डिवाइसेस सब कुछ प्रोवाइड किया जाना चाहिए. वर्किंग कंडीशन सूटेबल होना चाहिए कन्वीनियंट कंड्यूसिव होना चाहिए ताकि तुमको डर ना लगे वहाँ पे काम करने में. These things make quality of your work life better. Okay. Next we'll deal with topic is ये बहुत छोटा सा टॉपिक है शॉर्ट नोट्स पे आ सकता है. यूनिवर्सिटी एग्जाम क्वालिटी सर्कल्स. देखो तुमको पहले की क्लास में बताएंगे कि मैनेजमेंट का जितना फिलॉसफी पढ़ रहे हो तुम लोग अभी किसी भी फिलॉसफी पढ़ रहे हो उसमें से बहुत मेजर चीजें हैं फिलॉसफी है कॉन्सेप्ट है जो जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट से हम लोगों को मिली है. क्वालिटी सर्कल इज अगेन
one of those types. Quality circle एक Japanese concept है. इसमें होता ये है, प्रोडक्शन और ये सब में आपको मालूम है कि जापान बहुत आगे है ना. तो प्रोडक्शन वगैरह में ना तुम जब भी काम होता है तो आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है, प्रॉब्लम होता है. सेम मटेरियल को भी तुम अलग अलग बैच में करोगे, किसी बैच में प्रॉब्लम आ गया, किसी बैच में कुछ हो गया. ठीक. तो क्वालिटी सर्कल का मतलब होता है, जैसा नाम बता रहा है, एक सर्कल है व्हिच इज फुल ऑफ क्वालिटी पीपल. अगर तुम्हारे क्लास में क्वालिटी सर्कल फिल करे, if I make a quality circle in your class, okay, तो हम क्लास के जितने क्वालिटी लोग हैं, क्वालिटी इन द सेंस के जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो आगे रहते हैं, रिस्पांसिबिलिटी उठाते हैं, उनका एक ग्रुप बना देंगे, दैट इज क्वालिटी सर्कल. यहाँ पे मतलब वही है. प्रोडक्शन एरिया में क्या होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता रहता है. प्रोडक्शन तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन सेल्स है, वही है ना. वही मार्केट में जाता है, उसी का सेल्स होगा तो प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट होता है. क्वालिटी सर्कल एक ग्रुप होता है वैसे लोगों का जो एक ही तरह का काम करते हैं, प्रोडक्शन में है, एक ही तरीके का काम करते हैं, उनका ग्रुप है. ये ग्रुप मिनिमम 3 लोगों का हो सकता है और मैक्सिमम 12 लोगों का हो सकता है. जरूरत से ज्यादा बड़ा इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि फिर कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत होती है. इस टीम में लेवल होता है क्वालिटी सर्कल्स में. जैसे मैनेजमेंट की एक टीम होती है, नीचे लोअर लेवल का मैनेजमेंट, ऊपर मैनेजमेंट, वैसे ही इसमें वर्कर का हेड भी हो सकता है. तुमको ये मालूम है कि जो नीचे एकदम बिल्कुल जमीनी लेवल पे काम करता है उसको काम के बारे में ज्यादा जानकारी होती है. जो सेल्समैन सामान बेच रहा है उसी को तो प्रॉब्लम है ना कि कस्टमर डिमांड्स फ्रंट एंड पे वो जान रहा है कि कस्टमर किस बात से नाखुश है और वही चीज वो उनको बताता है. So the feedback of person who is working at the ground level of production is equally important. So this quality circle can include people who are the head of representative of workers, managers और भी बहुत सीनियर लेवल के लोग. 3 से 12 लोगों का ये ग्रुप हो सकता है, 3 से 12 लोगों का. और सिमिलर टाइप ऑफ वर्क जो लोग करते हैं, एक ही तरीके का काम जो करते हैं, उनके लिए ये होता है. ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसमें प्रोडक्शन में, उत्पादन में क्या कमी आ रही है, कोई प्रॉब्लम है अगर तो उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाएगा. अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी कॉन्स्टेंटली हम इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं. TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एक जापानीज कॉन्सेप्ट है. ठीक है. TQM इज अ जापानीज कॉन्सेप्ट. ये इंडिया के भी हम लोग भी इसको फॉलो करते हैं. होटल इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री में, फूड्स इंडस्ट्री में इसको अप्लाई करते हैं. इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट. ये जापानीज वर्ड है, जापानीज फिलॉसफी है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट. यानी हम ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअस हम रुक नहीं सकते कुछ अच्छा प्रोड्यूस करके, उसमें और कैसे इम्प्रूवमेंट हो और कैसे इम्प्रूवमेंट हो, ये सब TQM का कॉन्सेप्ट है. उसी तरीके से क्वालिटी सर्कल इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ पीपल who work in the similar, who work for the similar nature of work, and they meet for one, solving the problems जो arise हो रहे हैं, उसको एनालाइज करना कि ये प्रॉब्लम आया क्यों. तीसरा, उस अगर प्रॉब्लम नहीं है तो और फर्दर इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए उसके लिए. और चौथा, टीम की बॉन्डिंग कैसे रखी जाए. ग्रुप, तुम लोग ओबी में ग्रुप पढ़े होंगे ना, ग्रुप फॉर्मेशन. ग्रुप पढ़ते हो, ग्रुप फॉर्मेशन बताओ सबको. तो जो किताब में पढ़ रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कॉन्सेप्ट है, टीम बिल्डिंग पढ़ रहे हो, उसकी थ्योरी पढ़ रहे हो, ग्रुप का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस होता है.
if there is a good team, ये बोला जाता है ना, कैप्टन इज ओनली एज गुड एज हिज टीम। जितनी बढ़िया टीम है उतना ही बढ़िया कैप्टन हो सकता है ना। कैप्टन अकेला कुछ कर सकता है अगर टीम अच्छी ना हो। सेम चीज होती है ग्रुप के साथ। अगर तुम्हारा ग्रुप बहुत अच्छा है, अगर तुम्हारा ग्रुप कॉम्पिटिटिव है, अगर तुम्हारा ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, एनालिसिस करता है और सॉल्यूशंस देता है, तो ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बड़ा बड़ा प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन को आता है और वो मिल बैठ करके उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वालिटी सर्कल्स में जो सॉल्यूशन निकाला जाता है, ये कैसे निकाला जाता है? डिस्कशन से, ब्रेनस्टॉर्मिंग से, एनालिसिस से, लाइक दैट। ओके, क्वालिटी सर्कल समझ में आया? ये छोटा सा कांसेप्ट है, शॉर्ट नोट में आना, अगर आना होगा तो आएगा। शॉर्ट नोट्स मिलेगा। नेक्स्ट इज द कांसेप्ट फॉर एम्पावरमेंट। ये भी शॉर्ट में आएगा। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट कहने से तुमको क्या समझ में आता है? मतलब एम्पावरमेंट वर्ड कहाँ से मिला? एकदम कॉमनली वर्ड कहाँ से मिला? विमेन एम्पावरमेंट। यस, सबसे कॉमनली ये वर्ड सुने हो तो विमेन एम्पावरमेंट। अब बताओ विमेन के साथ एम्पावरमेंट वर्ड क्यों जुड़ता है? स्टेटस है, शायद है वैसा स्टेटस, एक्चुअल में वैसा स्टेटस है सोसाइटी में, इसीलिए एम्पावरमेंट वर्ड को यूज किया गया। एम्पावरमेंट वर्ड उसके साथ यूज किया जाता है जिसके पास बहुत थोड़ा कंट्रोल होता है अपने ऊपर या किसी चेंज को लाने में। सेम थिंग वुमेन के साथ पढ़ने नहीं दिया जाता था। अब तुम लोग एक ही तरीके से मत सोचना, नहीं मैम हम लोग के साथ तो जो लड़की लोग पढ़ती है बहुत बदमाश है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दिस थिंग एज अ रूट प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। क्यों वुमेन को आरक्षण दिया जा रहा है? क्यों उनकी फीस माफ की जा रही है? क्यों उनको बस में ट्रैवल करने के लिए फीस माफ किया जा रहा है? क्यों उनके लिए इतना सारा स्कूल में साइकिल दिया जा रहा है? ठीक है, क्यों उनके लिए मैटरनिटी बेनिफिट किया जा रहा है? क्यों उनके लिए डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में केस बनाया जा रहा है? तो इन जनरल स्पीकिंग वुमेन एम्पावरमेंट इसलिए है क्योंकि वुमेन अभी तक they had little or no control over the changes they can bring about to themselves. कोई कंट्रोल नहीं। सोसाइटी का स्टैचर ऐसा था कि पहले पेरेंट्स कंट्रोल करते थे, बाहर नहीं जाने देंगे, कुछ पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं, और फिर सीधा शादी हो गई, तो फिर देन यू आर इन अ रैगिंग पीरियड फॉर ऑल द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, this is why the word was used empowerment. This word is used empowerment with women. लेकिन जब हम कहते हैं ये प्रॉब्लम कि women empowerment का ये प्रॉब्लम है, तो हम सॉल्यूशन भी तो देखते हैं कि women empowerment के लिए क्या क्या किया जा रहा है। कैसे एम्पावर करोगे, कैसे एम्पावर करोगे? और एम्प्लॉय को एम्पावर, ये एम्पावरमेंट तो हम एचआर में पढ़ रहे हैं। एम्प्लॉय को कैसे एम्पावर करोगे? पैसा देके? फिर तो सारी women को भी पैसा भेज दो, तुम एक साथ अकाउंट में हो गई एम्पावर। There are many steps which are taken in the organization to empower their employees. यहाँ पे women नहीं है, सिर्फ men and women both। ठीक है, एम्पावरमेंट का मतलब होता है आप अपने एम्प्लॉइज को ज्यादा रिकग्निशन दीजिए, ज्यादा ऑटोनोमी दीजिए, ज्यादा अथॉरिटी दीजिए, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। सोचो कि अगर क्लास में हम कुछ पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, और तुम्हारा फीडबैक हमको मैटर नहीं करता है, हमको कोई मैटर नहीं करता है कि तुम क्या सोचते हो, नहीं सोचते हो, हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा ओपिनियन रख रहे हैं, बट आई एम लीस्ट कंसर्न अबाउट हाउ यू फील अबाउट इट। तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हो? तो
तुमको लगता है कि तुम्हारा कोई वजूद है? तुम्हारे घर में अगर तुम्हारा कोई ओपिनियन नहीं लिया जाता है, तुम्हारे मम्मी तुमसे कुछ नहीं पूछती है, तुम्हारे पापा तुमसे कुछ नहीं पूछते हैं, तो कभी कभी ये फील होता है ना कि आई एम नॉट एम्पावर्ड, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, बस। ओके, where your feedback becomes important, where you get more autonomy to make decisions, जहाँ डिसीजन मेकिंग तुम्हारे हाथ में है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ऐसा नहीं कि तुमको मैनेजमेंट कंट्रोल करने दे दिया जाएगा, लेकिन अपना काम भी सही, वहां पर तुमको अगर डिसीजन मेकिंग का राइट है, तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी है। ये कभी समझाते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप कैसा होता है। ऑटोनोमी है, ऑटोनोमी मतलब द फ्रीडम टू डिसाइड हाउ मच and how the work should be performed। घर में ऐसे मम्मी कोई काम अलॉट करती है तो फिर होती है ना कि ऐसे करना है वैसे करना, तुम बोलते हो ना अरे चुप रहो मम्मी, अभी हमको काम दे दिया, अब हम देखेंगे हम कैसे करेंगे, बताओ, करते हो ना, है ना? ये ऑटोनोमी तुमको वर्क प्लेस पे भी चाहिए। या हर छोटी बात मत बताइए, ठीक है? Let me, you have allotted me the work, I know the procedures, I know that my boundary, उस बाउंड्री के अंदर हम उस काम को कैसे खत्म करते हैं ये आप एम्प्लॉय के ऊपर छोड़ दीजिए। ऑटोनोमी of decision making, authority, responsibility, and uh, freedom of decision making, ठीक है? ये सारी चीजें एम्प्लॉइज फीडबैक सबसे इम्पोर्टेंट। when you feel that you are heard, you feel yourself to be empowered। जब आपको लगता है कि आपकी आवाज सुनी जाती है, उस पे काम होता है, तो वो सबसे अच्छे तरीके का लीडरशिप होता है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कई बार क्या होता है ना कि पूरा सारे लोग क्या सोचते हैं, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल तरीके से सर्वे किया जाता है और इस सर्वे में फीडबैक लिया जाता है तुम्हारे। उस फीडबैक आपने एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ लीडर फीडबैक ले लिया, लेकिन क्या आपने उस फीडबैक पे काम किया? क्या कुछ चेंज लाए उस फीडबैक के हिसाब से? अगर ज्यादातर लोग नाखुश हैं, मालूम है ये चीज देखने के लिए कभी कभी एनोनिमस सर्वे भी किया जाता है कि तुमको अपना नाम नहीं देना है। जब तुम्हारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होने का डर नहीं रहेगा तो तुम ज्यादा ऑनेस्ट फीडबैक दोगे ना, नहीं तो ऐसे जज होने का डर रहता है कि अच्छा तुमको इतना प्रॉब्लम होता है ना ये चीज। लेकिन अच्छा लीडर वो होता है, अगर वो एम्पावरमेंट की तरफ काम कर रहा है, वो होता है जो फीडबैक पे काम करता है। Because the employees who are heard, they have this sense of satisfaction of feeling empowered। वो इम्पोर्टेंट सबको लगता है कि वो एम्पावर्ड, और एक एम्पावर्ड एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट होता है, एक एसेट होता है, क्योंकि वो हाईली सैटिस्फाइड विद हिज जॉब होता है। वो काफी सैटिस्फाइड होता है अपने जॉब से और वो हाईली मोटिवेटेड भी होता है, क्योंकि उसको लगता है कि आई एम बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो लोग मुझे पहचान रहे हैं, उस चीज का क्रेडिट दे रहे हैं, मेरे रिकॉग्निशन का। So that is empowerment। empowerment, अब तुम देखो empowerment में ये क्यों जरूरी होता है? अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी का रिलेशन कैसा होता है? सपोज करो ये रिलेशनशिप एम्पावरमेंट के साथ के टर्म्स में क्या है? Suppose I am in class, I give you my sight and mind example। अगर इन दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। हम क्लास में आते हैं, मेरे पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी है, बहुत ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी कम है, ये तो मेरा अपना डिस्कशन है, हम बोल देंगे हम क्लास नहीं लेंगे, नहीं लेंगे हम क्लास, बैठो चुपचाप, बाद में हम शेयर शीट साइन करके चले जाएंगे। या हम बोल देंगे कि ये नहीं, कोई बोला तो मैम नहीं पढ़ाई ये, हाँ तो ठीक है फिर से पढ़ लेंगे। या फिर
किसी का असाइनमेंट में अनजस्टिफाइड मार्क्स दे दिए गए, ठीक है, किसी को थोड़े से भी मेरा पर्सनल कुछ डिसलाइक है किसी स्टूडेंट के प्रति, उसको हम फेल कर दिए असाइनमेंट में। ये नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको अथॉरिटी बहुत ज्यादा होती है वो तो कर सकते हैं ऐसा। ये समझ में आया? This authority will make me aggressive. This will be indiscriminate accumulation of authority at my level without so much of responsibility. और उल्टा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा मेरे ऊपर है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अथॉरिटी के नाम पे मेरे पास कुछ नहीं, हम डिसीजन मेकिंग कुछ कर ही नहीं सकते। मेरी जिम्मेदारी ये कि क्लास शांत करा करके पूरा लेक्चर डिलीवर करना है, और हम किसी को डांट ही नहीं सकते। तो हम फ्रस्ट्रेट होंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा कि मेरे ऊपर इतना काम है लेकिन हम कर तो कुछ नहीं सकते, डिसीजन तो हम कुछ नहीं ले सकते। इसीलिए अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी का रिलेशनशिप बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के लिए। ओके, देयर आर फ्यू कीवर्ड्स इन एम्पावरमेंट, जब एग्जाम में आएगा तो उसको एलैबोरेट कर देना। ऑटोनॉमी ऑफ डिसीजन मेकिंग, रिकग्निशन, रिकग्निशन मतलब एम्प्लॉय का रिकग्निशन, अगर कोई